नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आप देख रहे हैं जी मीडिया। हमारे साथ है आज एक खास मेहमान है। जी हां, ये चेहरा गुजरात का बड़ा चेहरा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, दिल्ली और बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा के लिए अभी उम्मीदवार घोषित किया है गुजरात से, शक्ति सिंह गोहिल। जी हां, ये 2 बार गुजरात में मंत्री रह चुके हैं और 1 बार नेता विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। शक्ति सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। थैंक यू दिलीप जी। कहते हैं कि एक जंगल में एक शेर ही काफी होता है, तो गुजरात का एक शेर दिल्ली में है और दूसरे शेर को बुलाया गया है, तो मुकाबला तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, अब सोनिया गांधी हैं। लेकिन क्या शेर से शेर को लड़ाने की तैयारी है, या फिर मैं कहूं कि आपको थोड़ा गुजरात की नब्ज ज्यादा समझ में आती है और आजकल गुजरात वाले नेताओं का ही देश में बोलबाला है, तो आपको भी लाया गया है इस प्रभार के लिए? देखिए, लोकतंत्र में जनता शेर होती है, ना मोदी शेर है ना मैं शेर हूं। और हम लोगों को अहंकार की बजाय लोक सेवक के नाते लोक सेवक बन के ही काम करना होगा। आखिर में जनता जनार्दन मान होती है, वो किसी को भी कहीं पर बिठा सकती है और लोकतंत्र में वही नीचे भी उतार सकती है, वही जनता है। तो क्योंकि मैं गुजरात से आ रहा हूं और दिलीप जी, मुझे खुशी है कि आपने भी गुजरात को करीब से देखा है। गुजरात डेवलपमेंट में पहले से आगे था। विकास के मामले में गुजरात नंबर 1 था और 91 में पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा रियल इन्वेस्टमेंट आया, महाराष्ट्र से भी ज्यादा, तो गुजरात में आया है। एशिया की सबसे बड़ी 2 रिफाइनरी, दोनों ही कंपटीशन वाली कंपनी, एसआर और रिलायंस, दोनों गुजरात में आए। तो ऊपर मार्केटिंग का जमाना है, कभी होता है। तो शायद मेरी पार्टी को लगा कि एक सच गुजरात का भी कुछ पार्लियामेंट में आवाज रहे। मैं धन्यवाद करता हूं राहुल जी और सोनिया जी, कांग्रेस हाईकमांड का, कि उन्होंने मुझे अभी कैंडिडेट बनाया है। अब मेरे विधायकों के हाथ में है आगे। पर ये एक पार्टी के मैं मानता हूं कि मेरे में उन्होंने विश्वास रख के जो काम सौंपा है उसको ठीक करने की कोशिश जरूर रहेगी। दिलीप जी। शक्ति सिंह जी, अहमद भाई जो हैं, अहमद पटेल, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में हैं, बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। तो आपको शायद इसलिए लाया गया है कि आप बोलेंगे ज्यादा और करेंगे भी ज्यादा, दोनों आपको ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए, पार्टी ने बहुत बड़ा जिम्मा दिया है, विश्वास रखा है, तो मेरी कैपेसिटी है उसके मुताबिक जितना भी ज्यादा मैं दे सकूं वो देने की मेरी जिम्मेवारी है, मेरा फर्ज है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी जिम्मेवारी को मैं ठीक से वहन करने में सक्षम रहूं। हमने जब शक्ति सिंह जी जब चुनाव कवर किए गुजरात के, मैंने कई चुनाव कवर किए हैं और मैं वाघेला साहब के कैंपेन को भी कवर किया, मैं आपके कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जो कैंपेन थे उनको भी कवर किया, मैंने नरेंद्र मोदी जो आज मौजूदा प्रधानमंत्री उनके कैंपेन को कवर किया। और एक नारा मैं अक्सर सुनता था, सबके लिए लगता था, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। बापू के लिए भी यही कहते थे, मोदी के लिए भी कहते थे, अमित भाई शाह के लिए भी यही कहते थे, आडवाणी जी के लिए भी कहते थे। तो अभी शेर इतने सारे, गिर के शेर तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जंगल का असली शेर कौन है, पॉलिटिकल शेर कौन है? जैसे आपने कहा जनता शेर होती है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में एक लीडर होता है जो शेर की तरह बिहेव करता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जनता कहीं पर भी पहुंचा दे, हमें अहंकार से दूर रहना होगा। कभी कभी कुछ उत्साही लोग नारे लगाते हैं, मैं उसको हर वक्त रोकता हूं। मेरे कैंपेन में भी होता था, तो मैं हर वक्त उनको कहता था कि ऐसे नारे नहीं लगाना चाहिए कि जिससे जनता ने दी हुई सफलता का नशा हमारे दिमाग में आ जाए और हम लोकतंत्र के नेता की बजाय डिक्टेटर की तरह हम बिहेव करें। वो नहीं होना चाहिए। ये बात जरूर मैं मानता हूं कि अगर आज की राजनीति में आप देखोगे तो हार या जीत, शासन ना शासन नहीं, पर जो दिल में होता है वही बोल के अगर मेहनत करने वाला कोई युवा शेर मेरे मानने में है, तो मैं जरूर कहूंगा राहुल गांधी जी है। जिसे जिसे जो लगता है, वो जो दिल से मानते हैं वही बोलते हैं, और बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। शक्ति सिंह जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यह है कि शराब यानी मैं खाने को लेकर सबकी एक नीति है, और मजदूरों को लाने की बात हो तो राजनीति शुरू हो जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र लिखा और तमाम कांग्रेसी जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनसे कहा कि मजदूरों को लाने के लिए जो खर्च है वो पार्टी वहन करेगी। इस पर विवाद शुरू हुआ कि आप लोग हुजूर बहुत देर कर दी, आप लोगों ने, इतने दिनों बाद आप आए हैं, आपको याद आई है।
सवाल तो राहुल गांधी जी ने सबसे पहले उठा दिया था कि भाई संकट बड़ा है और इससे चेत जाइए, लेकिन सरकार ने कहा कि सब आप लोगों का काम है, विपक्ष का काम है राजनीति करना, आप राजनीति करिए, हम तो जनता की सेवा में लगे। मैखाने के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं और मजदूरों को कई बार हमने मुर्गा बनते हुए, लाठियां खाते हुए या उनको या जमीन पर लिटाते हुए भी देखी तस्वीरें, या हमने दिल्ली बॉर्डर जो है, गाजियाबाद दिल्ली यूपी जो बॉर्डर है, वहां पर हमने देखा मजदूरों की स्थिति। सीमेंट के मिक्सचर के अंदर से लोग निकलते हुए पाए गए या दूध के टैंकर से लोग निकलते पाए। ये भयावह स्थिति है किसी भी देश के लिए। बहुत ही भयावह स्थिति मजदूरों की है। अब कहते हैं हम बहुत देर से जागे, हम पब्लिकली इस वक्त में अटैक नहीं करना चाहते थे, राजनीति नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तो हमारी वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया और प्रधानमंत्री जी को बार बार बताया गया कि ये जो मजदूर है वो हमारे श्रमिक है, अब उनको वहां पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसकी हालत बहुत खराब है, हम नहीं चाहते कोरोना फैले, आप उसका टेस्ट भी करिए। सारे होटल्स, रिसोर्ट, कॉलेज, स्कूल्स, बिल्डिंग खाली पड़े हैं, अपने राज्य में लाके जरूरत पड़े वहां क्वारंटीन कीजिए, हेल्थ चेकअप करके जब कोरोना फैलने का डर ना रहे तब जाने दीजिए, पर इसको दर दर की ठोकरें मत खाने दीजिए, इसके पास से आप पैसे मत लीजिए। ये बार बार कहा गया, जब बिल्कुल नहीं सुना गया और मजदूर लाचार परेशान होके जब रो रहे थे, तब सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम डिमांड कर करके इतना डिमांड किया है तो अब इनके लिए हम कुछ करें। ये खत लिखा तो फिर बीजेपी वाले जो भक्त लोग हैं वो शुरू हो गए कि 85% भारत सरकार दे रही है, 15% राज्य सरकार दे रही है, 100% फ्री है, तो ये कांग्रेस राजनीति कर रही है, कहां से कांग्रेस फिर टिकट का पैसा देगी, 100% 100% फ्री है। फिर जब रेलवे का सर्कुलर हमने लगा दिया कि भैया ये सर्कुलर है, हमने ये लगा दिया कि देखिए मजदूर बेचारा रोके कह रहा है कि मेरे से इतना पैसा लिया, एक टिकट है, फिर भी नहीं मान रहे थे। आज मैंने एक वीडियो लगाया गुजरात सीएम के सेक्रेटरी का वीडियो, जिसमें खुद कह रहे हैं कि श्रमिक को अपना पैसा खुद ही देना होगा। एक बीजेपी के नवसारी के एमपी, अहमदाबाद के एमएलए का वीडियो मैंने आज लगाया कि देखो, अब फिर भी भाजपा वाले वो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं फ्री है, या फ्री है तो हम खुश है, तो फिर ये क्यों टिकट ले रहे हो आप? तो एक लोगों की आवाज, एक जिम्मेवार अपोजिशन के नाते हम बनते हैं, और उसको भी अगर कहते हैं कि राजनीति कर रहे हो तो कहते हैं ना पब्लिक है, सब जानती है। शक्ति सिंह जी, लेकिन जिस देश में जब सरकारें लॉकडाउन खोलने के दौरान की बात मैं करूं कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उन्होंने रिलैक्सेशन दिया कि 4 घंटे के लिए शराब यानी मैखाने यानी जो शराब की दुकानें हैं, लिकर शॉप्स हैं, वो खुल जाएंगी, और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में जहां आपकी ही सरकार है, 4 घंटे में 38 करोड़ का आंकड़ा आया कि 38 करोड़ की शराब बेची गई पूरे राज्य में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इतने राज्यों में, इतने बड़े देश में अगर शराब खरीदने के लिए लोगों के लिए पैसा है, तो जब मजदूरों की बात आती है तो मजदूरों पर लोगों की जो राजनीतिक जो सोच है वो हैरान कर देने वाली है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब इतना पैसा खर्च करने के लिए लोगों के पास है, एक आईएएस अफसर का ये सुझाव आया कि जिस तरह से वोटर वोट देने जाता है तो इंक लगाई जाती है, वही इंक इन शराब की दुकानों में लगे हुए लोगों को लगाई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म सारे टूट गए, ये कोरोना लेके घर जाएंगे, घर को लोगों को परेशान करेंगे। अब आप क्या कहते हैं कि शराब जरूरी है, शराब पर एक मत होना जरूरी है, या मजदूरों की रिटर्न टिकट जरूरी है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने जिंदगी में शराब पी नहीं है, मैं शराब का सबसे बड़ा विरोधी रहा हूं। गुजरात में तो शराब पीना गुनाह ही है, पर कभी भी मैंने कहीं दुनिया में बहुत सारे देशों में घुमा हूं, मैं खुद मानता हूं कि ये बहुत ही बुरी चीज है। पर कुछ वक्त ऐसा होता है कि जब अभी लोग डिप्रेशन में है, अभी लोग मुश्किल में है। मैं तंबाकू का भी विरोधी हूं, पर जब मैंने अर्थक्वेक आया वहां कच्छ में, उस वक्त मैं व्यसन मुक्ति की बात नहीं कर सकता हूं। उस वक्त लोग एक छोटी सी बीड़ी या सिगरेट के लिए इतने मेंटली डिस्टर्ब थे, तो वहां उनको वो देना चाहिए। इस वक्त में मैं चाहता हूं कि हर शराबी शराब छोड़े, सरकार कानून कड़ा करे, एक्शन ले। पर इस माहौल में अगर हम उसको भाषण देंगे कि इस वक्त शराब नहीं पियो या नहीं लेने चाहिए, मैं मानता हूं वो भी ठीक नहीं। दूसरा, पैसा जो खर्च कर रहे हैं, एक्साइज और भी बढ़ाए। मैं तो कहता हूं शराब इतनी महंगी कर दो,
अगर आपके पास आमदनी नहीं तो हर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ा दीजिए शराब पे। अगर शराबी पैसा ज्यादा देगा, वो पैसा गरीब के लिए आप खर्च करो। और शराब पीने वाला आदमी है वो वही होगा जिसके पास एक्स्ट्रा धन है। अगर उसमें इंसानियत होती तो शराब बंद करके गरीब लोगों के लिए वो पैसा खर्च करता, वो नहीं करता है। तो आप दूसरे टैक्स से भी इसको निकलवाइए। शराब से ज्यादा जरूरी, जो आप कह रहे थे क्या ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी आज के दिन में वो श्रमिक, गरीब, बेबस जो खड़े हैं, उनकी जेब में एक पैसा नहीं है। अब वहां पे भाजपा और जेडीयू की मिलीजुली सरकार नीतीश जी और सुशील मोदी जी की कहती है कि टिकट लेके आ जाओ, फिर 14 दिन के बाद टिकट लेके आना, हम तुमको पैसा टिकट देख के वापिस करेंगे। अरे भैया, आज उनके पास पैसा नहीं, वो कहां से जुगाड़ करेगा? अभी फ्री करवाते क्यों नहीं हो? तो ये चीजें जो सोचने वाली चीजें हैं वो सरकार नहीं कर रही है। आपको दिलीप जी ताज्जुब होगा कि जो राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो एक्सपर्ट के साथ बात करके, एक एक्सपर्ट के साथ चर्चा की हुई देश के हित की बात है। राहुल जी कह रहे हैं तो इसको मानते। अगर आजकल पत्रकार की भूमिका में है राहुल जी, एक राजनेता की भूमिका में है ये, और एक राजनेता का काम यही होता है कि सच का रास्ता दिखाने की कोशिश करना, चाहे आप विपक्ष में हो चाहे शासन में हो। और वो अपना ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं, उनकी बात खुले दिल से जो आती है वो रखते हैं। आप पूरा देश आज मान रहा है कि फरवरी महीने में जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये महामारी आएगी और हमारे देश के लिए बड़ा चिंता का विषय होगा, आज से इसकी तैयारी शुरू करो, उस वक्त पे भाजपा के सेंट्रल मिनिस्टर ने ट्रोल करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहा है। ये राहुल गांधी जो बात करके लोगों में फियर साइको पैदा करना चाहते हैं, और फिर अंधभक्त लग गए थे ट्विटर पे इधर उधर अनाप शनाप बोलने के लिए। और भाजपा के लिए प्रायोरिटी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरे और मध्य प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री बने, तब तक कोरोना पे चुप रहो, कुछ मत करो। वहां सरकार बन गई, तुरंत लॉकडाउन कर दो, बिना शक्ति सिंह जी, लॉकडाउन हुआ। शक्ति सिंह जी, लेकिन जो जी। घर का विभीषण है उसने तो आपकी लंका ढाई ना। विभीषण तो आपके पास ही थे, जो कल तक बीजेपी कहती थी माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, उन्हीं महाराज ने उन्हीं शिवराज को ज्वाइन कर लिया। तो इसमें बीजेपी कह रही है कि ये तो आपके घर की फूट है, हमको क्या मतलब है? जब महाराज को आपने चुनौती दी या कमलनाथ जी ने चुनौती दी कि सड़क पर उतरना तो आ जाइए, तो सड़क पर उतर गए, इनको सड़क पर ला दिया। सॉरी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि विभीषण का अपमान मत कीजिए, ये जयचंद है। विभीषण तो जहां अन्याय चल रहा था उसके खिलाफ आवाज उठा के निकला था, वो विभीषण रावण के खिलाफ। इधर वो जयचंद वो है कि एक सच की लड़ाई लड़ने वाले के साथ रह के अब झूठ। मुझे आप ये बताइए कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी से नाराजगी थी तो राज्यसभा का चुनाव आया तभी नाराजगी सामने आ गई, तब तक सब ठीक था। कल तक आप सही कह रहे हैं, तो कल तक जो भाजपा के सभी नेताओं को मेरे से 2 कदम आगे बढ़ के गाली देते थे, उसको गले मिलने की जरूरत आज क्यों आन पड़ी? माने आपको आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं है, आपको अपना स्वार्थ जहां दिखता है, या फिर मैं इन दोनों को जानता हूं अच्छे से, मोदी शाह की जोड़ी को, वो जिसको भी करना चाहते हैं या तो सीडी, ईडी, पैसा, पावर, कहीं ना कहीं फंसाते हैं। मैं ज्योतिर्भाई को अच्छी तरह से जानता हूं, उनके पिताजी भी मेरे अच्छे दोस्त रहे थे, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले थे माधवराव सिंधिया जी। वो आते थे सर्किट हाउस, नहीं मेरे घर रुकते थे जब मैं मंत्री था। आपने समझाया तो नहीं? वो दोस्त आपने समझाया नहीं? मैंने कोशिश की, वो फोन पे मिले नहीं। अगर आते तो मैं उनको जरूर कहता कि भाई बड़े पछताओगे और फिर आप ना आंसू भी बहा पाओगे और ना किसी को बता भी पाओगे। वो आपको ये ऐसी हालत करेंगे, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। किस चक्र में फंसा लिया उनको? आपने कहा सीडी ईडी जो है तमाम तरह के शस्त्र है, किस चक्र में फंस गए वो? कोई ना कोई इतिहास आने वाले दिनों में बताएगा जरूर। चक्रव्यूह सीडी ईडी वाला ही भी निकलेगा, और सामने ये भी बताएंगे कि ये जरूर आपको आ जाओ हमारे वहां, आपको हम ये देंगे वो दे देंगे, वो करेंगे। गुजरात में जब अहमद भाई पटेल का चुनाव था, मेरे पास 59 एमएलए थे, मेरे कैंडिडेट को जीतने के लिए 42 चाहिए थे,
और बहुत अच्छे लोग थे। आज वो मुझे मिलते हैं, कभी कभी कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई। कोई कहते थे कि सर हमको नहीं करना था, पर क्या करें, ये कमजोरी हमारी पकड़ के हमको ब्लैकमेल करके ले गए। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ तो जरूर इतिहास आने वाले दिनों में जरूर ये बात भी जाहिर होगी कि वो कौन सी बाई इलेक्शन में जाना है कमजोर कड़ी। शक्ति सिंह जी, बाई इलेक्शन है 24। जी 24 में जनता ये पूछेगी आपसे कि आपको दोबारा सत्ता में क्यों लाएं। महाराज को तो हमने साफ कर दिया था, उस समय भी उनको ही हरा दिया था, और हारा उससे हराया उसने जो सेल्फी के लिए उनके पीछे पीछे घूमता था। तो आपने उन्हीं महाराज को मौका दिया कि वो उनकी गोद में जाके बैठे। लेकिन अब आपके पास बताने के लिए क्या है? हमारे पास बताने के लिए हमारी सच्चाई है, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे सिद्धांत है। इस देश में चाहे कोई भी कह दे, इस देश में कोई भी कह दे, अगर हम जात बात प्रांत भाषा की बात करके इस देश की राजनीति करेंगे, हो सकता है राजनीतिक फायदा जरूर हो सकता है, पर देश इससे कमजोर होता है। वो आइडियोलॉजी हमारी जो है, देश की आजादी के वक्त से लेके हमारे मुखियाओं ने जो बनाया संविधान, उसकी उस विचारधारा के साथ हम हैं। दूसरी बात यह है कि जनता का मध्य प्रदेश की मैंडेट था भाजपा ऑपोजिशन में जाए, कांग्रेस पावर में आए। ये लोग हमको छोड़ के गए मंत्री बनने के लिए, ये हमको छोड़ के गए स्वार्थ के लिए, ये हमको छोड़ के गए नहीं गए कोई सिद्धांत या हमारी गलती के लिए। अगर सिद्धांत से जाते तो कह देते कि मैं विरोध करता हूं, मेरी विचारधारा नहीं छोड़ूंगा, मैं रिजाइन करता हूं, पर जिस विचारधारा को कल तक मैं गाली देता था उसको मैं गले नहीं लगा सकता हूं। हाँ, वो कहते तो मैं मानता और जनता भी मानती। गुजरात का इतिहास है, जो भी लोग इस तरह से कांग्रेस छोड़ के गए, गुजरात की जनता ने उसको परास्त किया है, हरा दिया है, दोबारा उसको जीत नहीं दी है। और मध्य प्रदेश की जनता भी, मुझे विश्वास है कि ऐसे लोग हैं जो खुदगर्जी के लिए अपने आप को बेच के गए हैं, विचारधारा को बेच के गए हैं, उन्हें जनता का आशीर्वाद कतई नहीं मिलेगा। तो पार्टी ने प्रभारी जो महासचिव थे उनको भी हटाया है, और जिनको लाए हैं उम्मीद कर रहे हैं मुकुल वासनिक साहब से कि थोड़ा करिश्मा हो जाएगा। ऐसा संभव है? देखिए, आखिर मुझे विश्वास पूरा है, क्योंकि वहां की जनता का ये मैंडेट था कि 5 साल के लिए कांग्रेस पावर में है। तो ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं गद्दारी या ठगा गया है, वो मध्य प्रदेश की जनता को ठगा गया है, और इसका बदला जनता जरूर लेगी। मुकुल वासनिक जी हमारे सुलझे हुए बहुत ही सबसे सीनियर जनरल सेक्रेटरी में से, सबसे लंबा अरसा जनरल सेक्रेटरी में मुकुल भाई का रहा है। तो सबको साथ लेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां के कार्यकर्ता और नेता एक मिलकर लड़ेंगे और जनता आशीर्वाद देगी। आखिर में लोकतंत्र में जनता जनार्दन महान है, और जनता के आशीर्वाद से अच्छे नतीजे आए। कमलनाथ तो इशारों में कह रहे हैं कि मुझे धोखा हो गया, मैंने भरोसा कर लिया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर, और कुछ विधायकों ने मुझे भरोसा दिलाया था कि हम वापस आ जाएंगे, लेकिन ये धोखा जो हो गया इस वजह से सरकार चली गई। नहीं, अगर कमलनाथ जी का ठीक से बयान मैंने भी देखा है, तो बहुत साफ किया था कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे कहा था, पर दिग्विजय सिंह जी ने जिनके ऊपर विश्वास रखा था वो विश्वास ठीक नहीं रहा, और उसी के ऊपर मैंने विश्वास रखा था, तो उस वजह से मेरी सरकार थी। वो होता है, दिग्विजय सिंह जी ने जिनकी बात में विश्वास रखा था, वो होता है कभी कभी, और इस विश्वास पर कमलनाथ जी भी थे। पर मैं मानता हूं कि जो गए हैं ना, उसको भी कहीं ना कहीं ऐसे मजबूर करते हैं ये लोग, पावर का इतना मिसयूज करते हैं कि जाने वाले भी कोई दिल से नहीं गए होंगे, मजबूरी के हालत ऐसे खड़े किए जाते हैं। और इसीलिए जब आदमी दिल से नहीं जाने वाला होता है, तो वो जब बात करता है तो उस पर कोई ना कोई विश्वास जरूर बन बैठता है। तो उस विश्वास की वजह से शायद दिग्विजय सिंह जी को विश्वास बना, और वही बने हुए विश्वास उन्होंने कमलनाथ जी को दिया था। तो कमलनाथ जी को भी विश्वास था कि नहीं, ये पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उसी को चलते मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ। कोरोना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए शक्ति सिंह जी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस की पूरी टीम के साथ मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि कोरोना के संकट में भी आपने इसको हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर दिया। लेकिन बीजेपी का आरोप यह है,
और भी आपके विरोधी जो उनका आरोप है कि जब मौलाना साद के मरकज से तबलीगी जमात के लोग निकलते हैं, कोरोना फैलाते हैं, तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है, अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं, और जब हिंदू आतंकवाद की बात आएगी तो आप खुलकर बोलेंगे। तो ये आपके ऊपर डबल स्टैंडर्ड का आरोप वो लगा रहे हैं कि आप ही जो है राजनीति करते हो, और अगर कहीं मसला आ जाए तो आपको सहयोग की जरूरत पड़े तो आप शिवसेना के बाल ठाकरे साहब के बेटे के साथ चले जाओगे, जो कल तक आपकी पूरी पार्टी को गाली देते रहे हैं। तो आपने भी तो सिद्धांतों से समझौता कर लिया। देखिए, आपके 3 सवाल एक ही बात में हैं, मैं तीनों का आपको जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि मजहब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और हमने जब भी जहां पर भी कोई गलत करता है वो गलत ही होता है। हमने चाहे कसाब को फांसी देने की बात हो या लड़ने की बात हो, और कोई गलत करता है तो उसको सबसे ज्यादा, इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी गुनहगार को सजा देने में कभी पीछे नहीं हटी। पर मजहब के नाम पे राजनीति माने कोई एक गलती करे तो पूरी कम्युनिटी को गाली दो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। रावण सीता जी को उठाने के लिए भगवे कपड़े पहन के आया था, ऋषि बन के आया था, तो क्या वो आतंकवादी नहीं था? वो भी आतंकवादी था। तो जो भी आतंक करता है, हिंदू हो मुसलमान हो, हम उनके खिलाफ है। दूसरी बात जो आप कहते हैं, कोरोना पे राजनीति हम नहीं करते थे, नहीं करते हैं और नहीं करेंगे, और इसीलिए जब ये सब सारी चीजें चलती थी, वरना आप देखिए, जो कह रहे थे कि जमाती दिल्ली में हुए जमा और उससे कोरोना की दिक्कत पूरे देश में आनी आई, ऐसा इनडायरेक्टली कहने की कोशिश हुई। अच्छा, इन्हीं जमात के लोग जहां वहां थे तो उन्होंने बाकायदा बार बार बताया था, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जानती थी कि इतने लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें यहां जाना भी कैसे जाए। उनको यह कहा गया कि नहीं, तुम निकलो यहां से, भागो। उसकी जगह अगर उसको पकड़ लेते, वहीं कहीं क्वारंटीन कर देते कि भैया आपको हम जाने नहीं देंगे, होटल, स्कूल, कॉलेज सारे खाली पड़े हैं, आपको 14 दिन रहना है, आप में से जो स्वस्थ होंगे उन्हीं को हम जाने देंगे, हम टेस्ट करेंगे। वो किया नहीं, सबको वहां से भगाया पूरे देश में, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ढूंढने निकली कि ये दिल्ली से आया हुआ जमात वाला कहाँ है, अगर खुद नहीं आएगा तो पुलिस केस करेंगे। अरे भैया, आपने इतनी बड़ी गलती क्यों की? पहले आप उसी को वहां दिल्ली में ही रोक लेते। आपको तो पता था, भारत सरकार बिल्कुल जानती थी, और आईबी थी, आईबी का अफसर हर रोज वहां रहता था, और आईबी अमित शाह जी के नीचे में है, हर रोज रिपोर्टिंग करती है। तो गलती भी आप करो और गाली दूसरों को दो, तब कुछ तो कहना पड़ता है। इसलिए हम जरूर वो बात होती है वहां करते हैं। लेकिन मौलाना साहब को आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपने सबने मिलकर कंडेम क्यों नहीं किया कि भाई आप कम से कम उनको बता तो दो कौन कौन लोग थे, पता तो करो, या हम लोग मदद करते हैं, चलो इनको क्वारंटाइन करवाते हैं, आइसोलेशन में रखवाते हैं, कुछ तो करो। लोग खुलकर कंडेम क्यों नहीं करते आप? नहीं, हमने कहा था, उसी वक्त कहा था, हमारा ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी हमने कहा था कि ये सहयोग भी करें, नाम भी बताएं, और जहां जहां पर भी आप देख लीजिए कि छोटे कार्यकर्ता हो या मेरे जैसा कोई हो या हमारा टॉप लेवल का नेता हो, हमने सबने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सहयोग कीजिए, डॉक्टर, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई भी इसके खिलाफ करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। शक्ति सिंह जी, 2 तस्वीरें हमने देखी हैं मुल्क में। एक तस्वीर यह थी कि जब डॉक्टरों पर पथराव हुआ, पुलिस वालों पर चाकू चले, डॉक्टरों पर चापड़ तलवार से हमला हुआ, डॉक्टरों के लिए फूल बरसाए गए। वो माइनॉरिटी कम्युनिटी ही थी जो एक वृद्ध हिंदू महिला की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के लोगों के ना आने पर खुद उसका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर इंदौर में माइनॉरिटी के लोग बाकायदे अखबारों में, उस समय अखबार छप रहे थे, उनमें विज्ञापन देकर उन्होंने माफी मांगी कि हमारे समुदाय के कुछ लोगों ने यह गलती की है, हमसे शर्मिंदा है और हम इसका पश्चाताप करेंगे, डॉक्टरों पर फूल बरसाए। एक तस्वीर आई पटियाला से जहां एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काट लिया गया, वो भी एक समुदाय विशेष के लोग थे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने कभी एक सुर में ये कंडेम नहीं किया खड़े होकर कि माइनॉरिटी के लोग हों या और भी कोई धर्म के लोग हों, आपने जो डॉक्टरों पर हमला किया ये गलत किया है, आप गलत कर रहे हैं क्योंकि ये आज के भगवान हैं,
ये भगवान को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये धरती के असली भगवान यही है, यही नर्सेस, यही डॉक्टर्स, यही पुलिस वाले। जिस पुलिस की इमेज हमारे मन में थी कि ये भ्रष्ट हैं, ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं, आज वही पुलिस वाले आपकी जान बचाने के लिए रक्षक बने हुए। कईयों ने तो अपनी जान गंवा दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऑल पॉलिटिकल लीडर्स या अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन बाउंड्रीज खत्म करके क्या एक सुर में हम मौलाना साहब को कंडेम करें, डॉक्टरों पर हमला करने वालों को कंडेम करें, एएसआई का हाथ काटने वाले को कंडेम करें, और जो फूल बरसाते हैं, जो एक वृद्ध महिला, हिंदू महिला का अंतिम संस्कार करते हैं, उनको हम कहें ये हमारे कोरोना वॉरियर्स, हम सल्यूट करते हैं। चाहे वो सोनिया गांधी जी हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे आपके सहयोगी और भी दल हैं जो वो हों, या विरोधी दल हों, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। ममता बनर्जी अपने एजेंडे पर चल रही हैं, या आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, तो देश के जो लोग हैं वो एक सुर में देखना चाहते हैं कि कोरोना की फाइट आप लोग फाइट करेंगे तो कोरोना से फाइट कौन करेगा? पर आपकी बात सही है। अगर देश ऐसे मसलों पे, जो पॉजिटिव बात भी है कि मुस्लिम बिरादर एक ब्राह्मीण महिला के डेथ के बाद कोई नहीं आता है तो उसका अग्नि संस्कार करने जाते हैं और वो श्री राम बोलते बोलते जाते हैं। ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये देश के लिए गौरव की बात है, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को गलत कोई भी करता है वो गलत है, और अच्छी बात होती है उसकी सराहना अगर साथ मिलके करें। मैं मानता हूं आपकी बात से पूरी तरह से दिलीप जी सहमत हूं। आपकी भावना जैसी भावना हर पत्रकार में हो, मैं तो ये भी चाहूंगा, और ये आज के वक्त की भी मांग है। शक्ति सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे नेता जो खुले दिल से बात रखते हैं, और आगे आने वाले समय में जब हम एकजुट होकर एक आवाज में, चाहे कोरोना हो चाहे और भी संकट हमारे सामने होंगे, हम उन पर जब एकजुट होकर बात करेंगे तो दुनिया भी आपको सलाम करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब पॉलिटिकल जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करें, और इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है किसान को, मजदूर को, और उस शख्स को जो कोरोना से लड़ने के लिए हम सब का सबसे बड़ा नायक है, चाहे वो पुलिस का सिपाही हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, या सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले वो असली नायक। हम रियल हीरोज की बात कर रहे हैं, हम फिल्मी हीरोज की बात नहीं कर रहे हैं। हम सब उनको सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब मिलकर एकजुट होकर देश के साथ खड़े होंगे और इनको सलाम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह जी। जरूर, थैंक यू। तो आपने सुना शक्ति सिंह जी को, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कांग्रेस के 2 राज्यों के प्रभारी हैं, और आने वाले समय में राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। और ये हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्यों पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमारे लिए रोड़ा बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ।